नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। जैसा आप सबको पता है, मैं सुनाने जा रही हूँ आप सबको केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त। इस उपन्यास का पहला भाग यानी परिचय और भूमिका मैं पहले एपिसोड में दे चुकी हूँ। आज से मैं शुरू करूंगी उपन्यास और आज है ये पहली कड़ी। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई, 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लग गए। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बजी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली ये गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भरभरा कर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने की जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तो थोड़ी जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहंतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोन पर गढ़ सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव ना मिली तो देह के सारे कपड़े सिर पर लपेट तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो सजलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। यहाँ मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ आप सबको। इस उपन्यास, चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का उपन्यास है, तो कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे प्रादेशिक भाषा की जो हो सकता है कि सारे पाठकों को समझने में श्रोताओं को थोड़ी सी दिक्कत हो। जैसे इस वाक्य में अंजोर रहते हुए, अंजोर मतलब उजाला, थोड़ी रोशनी, जब तक सूरज ना डूबे। अंजोर रहते हुए अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो संजलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती। संजलौके मतलब जब सूरज डूबने लगता है, डूबता हुआ सूरज सांझ की बेला, जैसे ही अंधेरा छाने लगता है तो थोड़ा डर होता है इस उफनती हुई नदी को देखकर। भादों की सांझ का कौन ठिकाना। बादल उमड़े पहले ही घटा घिर आई। फिर काका को रात में रतौंधी भी होती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर एड़ी के बल उचका कर काका ने उतरते हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई ना दिखा तो बाहर निकलने के लिए फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ थे वारी जी। काका चलते चलते बोले, अरे गांव जा रहा हूँ महाजन, रुकना नहीं होगा, आज अकेले हूँ, इसी से तेजी में हूँ। पर राह तो बंद हो गई है। काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? महाराज, कितने दिनों बाद बलिया से लौटे हो? 3 दिन हो गए। गया था शुक्र को, पेशी हुई आज सोमवार को। हाँ, तभी तो मालूम नहीं है, पानी तो पोखरे तक चढ़ गया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को पड़ रहे हैं। अच्छा, छारा चलने लगा क्या? और क्या, खूब, चारों ओर जवार में पानी भर गया है। अब तो छारा नहीं निकलेगा, अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। पुल से 4 पैसे सवारी, यहाँ बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। काका ने जवाब दिया, 3 दिन में सरे डूब गया और भगवान आगे जाने क्या हो। ये कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहां से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 ही छारा बची थी। छारा मतलब छोटी छोटी नाव, जिसमें 10-10, 12 लोग बैठे थे। 3 तो पहले ही आगे भरकर निकल गई थी। चौबेपुर, पियरौटा, रामपुर, रचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जल राशि को काका देखते ही रह गए।
परसों आए थे तो सरे में भदई लहला रही थी और आज उनका नामो निशान तक नहीं था। 7-7 फीट ऊंचे जोहरी जनेरा के पौधों की फुनगी तक दिखाई नहीं देती थी। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो गंगा माता। काका ने झुककर किनारे से अंजुरी भरकर जल माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गई तो एक मल्ला अगली फेंक कर दूसरा पिछली फेंक कर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, अरे ऐसे कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिव बालक लाल ने पूछ दिया। बांध बंद जाने की आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। काका ने जवाब दिया, हाँ वो तो है, सरकार ने लाखों रुपया खर्च करके ये बांध बनवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता? पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर जल ही जल। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहां तक आंखें देख सकती थीं, जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जोनरी की कचो फसलें फुनगियों तक डूब गई थी। बस खेतों में जहां तहां खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा कि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतम्बर लाल बोले, हमको तो पियरौटा उतारते चलना भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए, छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूं, पीतम्बर लाल ने जवाब दिया। चुप चुप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। अरे तो हमने खिवाई नहीं दिया है क्या? खिवाई दिया है रामपुर में उतरने की, वहां से पैदल पियरोटा चले जाइएगा, काका ने जवाब दिया उनको। और अगर हम पैदल चलने लायक ना हो तब? ये सवाल दागा पीतम्बर लाल ने। तब बलिया से 3 पहिया संग में लेके आए होते ना। मुंशी पीतम्बर लाल गुस्से में लाल होकर बोले, देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं ये बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे। 3 पहिया का नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा पियरोटा के लिए किए होते। कौन कहे कि पैसे की कमी है, कानून गोई में अपराध की रकम तो काटे हो। छारा पिंपरा बाबा के पास पहुंचा। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पीतम्बर लाल के बगल से काका उतर कर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतम्बर लाल। पीतम्बर लाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसे पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। काका निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेऊर हजाम की औरत दिखाई दी। वो रुक गए। बड़ी थाली को अंगूछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? ठकुराइन नखरे से बोली, है का? अब काका को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकली साट के निकली हो। काका मुस्कुराने लगे, लेकिन नाउन भी बहुत तेज थी। भीतर से खुश हो, ऊपर से बिगड़ कर बोली, तो क्या तुम पर साटी हैं? काका हंसने लगे। हम पर एक भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूं ये तीसी फूल की चुनरी, बाप रे बाप। हाँ, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो, नाव निठलाते हुए बोली।
हम? अरे एक बार इशारा कर देती तो टीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकुराइन। परगसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के ही मर गई। कहाँ परगसिया, कहाँ तुम? राम राम राम, तुमने भी किसका नाम ले लिया? हमारे लिए इन हमारा भतार है 40 के रणवा, कुछ तो शर्म हाया हया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बिटिया हो, नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार देखो तो जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के है। घर से निकल के सबका सिंगार पटारी निहारते चलते हो। लो अपने घर का बायना, नाउन तुनक कर बोली। बाप रे बाप, इस उम्र में भी हाव भाव जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बायना पटक कर झेपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले गए। ये जो प्रकरण है नाउन और काका का, नाउन गांव की नाई की पत्नी होती है। जो गांव में ये रस्म होती थी, अभी भी होती है, कि अगर किसी के यहाँ कोई शादी ब्याह हो, मुंडन हो या कोई भी शुभ हो, तो उसके यहाँ जो मिठाइयाँ बनती है वो पूरे गांव में बंटवाई जाती थी। और वो जिम्मेदारी होती थी नाउन की। उस घर से मिलता था उनको और हर परिवार के हिस्से का बंटवारा करके दिया जाता था उनको। चंगेरा या फिर लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन होता था जिसको वो ढक के ले जाती थी और हर घर जाके उनसे बांटना होता था। ये नाउन का काम होता था। तो इस प्रकरण में वो नाउन है गांव की जो बयाना बांटने जाती है हर एक घर में। और ये काका है जो नाउन से दोनों ही 50 की उम्र के आसपास है। और इनकी हंसी टिटोली का ये प्रकरण है। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। यहाँ खंड से अभिप्राय है, खंड का अर्थ यहाँ पे दालान के रूप में है कि ये हमारा खंड, ये आपका खंड, ये मेरा दालान, ये आपका दालान। जहाँ घर के बाहर का बैठकी का रूप, जहाँ लोग बैठ के बातें करते थे। ठंड के समय में वहाँ पे घूर या अलाव लगाई जाती थी। गर्मियों में कुछ शेड डालकर वहाँ नीचे बैठ के लोग बातें करते, ताश खेलते। इस तरह के यहाँ पे खंड का ये अर्थ है। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दुबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई हैं, तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उसके मन में तो हिलोरें उठने लगी। लेकिन ठीक ठीक कैसे पता लगे, ये सोचकर काका बेचैन होने लगे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। शायद ही किसी बात का उसने आज तक सीधा सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे पर रहा नहीं गया तो बारी रामकृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था, पदुम के बैल के सींग टूट गए थे तो दूसरे गांव दवाई बनवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बाइस्कोप कौन देखने जाए। पर काका निराश होने वाले जीव ना थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मलिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे की बात उन्हीं के मुंह पर मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसीलिए काका उनके सामने प्राय जाने से कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वो सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, किधर से हो कुलगोरन? सरे घूम के? बिना सोचे समझे काका ने जवाब दे दिया। अब भादव की बाढ़ में सरे घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो? पूछ दिया उन्होंने जिस सवाल से काका बचना चाहते थे। हमको तो रतौंधी होती है मलिकार, नाच से हमको क्या मतलब? काका ने टालने की कोशिश की। 55 का मैं हुआ, लेकिन संजलेखों में भी अभी सुई में डोरा डाल दूं और तुमको 40 में ही रतौंधी होने लगी। वाह रे कृपा निधान, नाच का नाम सुना कि बयाला, आगे नाथ न पीछे पगा। अब तो छोड़ो धर्मावतार, खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई, मिजाज नभी से भी बढ़ के। ये एक व्यंग रूप में कहा गया है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप बाहर बैठिए, अभी तक नवयुवकों वाले शौक क्यों पाले हुए हैं आप? क्या देखे हो मलिकार जो ऐसे बोलते हो? काका ने तुनक कर पूछा। मलिकार हंसने लगे।
अरे लंगोटी पहनते थे तब से तुमको देख रहा हूं, हम इसे पूछते हो कि क्या देखे हो। 16 साल का भतीजा ओंकार घर में कुंवारा पड़ा है, ये नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दे। आज यहाँ गौ नहीं कल वहां नाच, इससे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। तेरेगी क्षण भर के लिए इनके खंड में आया नहीं कि लगे उपदेश छांटने। काका कुछ नाराज होकर बोले, लो चलो तुम्हारे खंड, लो हम चले तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना फूसी लेकर मलिकाल के लड़के रघुनाथ आ गए। आंखें नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मलिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तबाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मलिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओंकार को माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से डरते थे। पितिया का अर्थ यहाँ पर चाचा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में चाचा को पिति और चाची को पितियन बोलते हैं, तो यहाँ पितिया उसी अर्थ में है। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से दबते थे। कहने का अर्थ है कि काका के स्वभाव में एक हल्कापन था और ओंकार थोड़ा धीर गंभीर, तो इस वजह से वो थोड़ा सा दबते थे ओंकार से। बैलों की नाद में भूसा डालते हुए ओंकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पायत है क्या? पायत से अर्थ है कहीं भोज भात, कोई अच्छी कुछ ऐसी जगह जहां कुछ एंजॉयमेंट हो। जल्दी क्या, बार बूढ़े का दिन, अनहार होने पर मांस माछी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहीं की पायत है क्या? हो भी तो मानुष तन है, जनावर तो नहीं है। काका ने सफाई रूप में अपना जवाब दिया। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था, वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, कटे ना आज रात भर नौटंकी। अच्छा परमेश्वर के बेटा, गौजी खेत कोड़ार के माल गुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दिया, अब पितिया से पेहरू तुम ना करोगे तो करेगा कौन? अनिरुद्ध चुप लगाया गया। थोड़ी देर बाद काका ने बसवार में से खरपतवार बीन कर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियां और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहां से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर चले। फेर में थे कि मलिकार के रहते नाच देखने चलने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वो सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप। काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलिया चले गए, अगल बगल के नवीन नाच देखने जाएंगे ही, खंड सूना पड़ जाएगा। रात को कोई अगोड़ने वाला भी तो होना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटे तो देखा काका जमे हुए हैं। वो कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी राम कृपाल को काका पहचान तो ना सके, लेकिन बोली से चीन कर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है? राम कृपाल कुड़कर बोला, कामना धाम, बस दिन रात नौटंकी, नाच देखे चलना हो तो आज अपनी नाव से ले चलो। काका चुप रहे। बस, राम कृपाल फिर से बोला, दूसरे के ही कंधे पर बंदूक रखकर फैर करना जानते हो, अपनी नाव खोलने को कहा तो बोली बंद हो गई। साझे की नाव है बेटा, अब का नहीं है कि जब चाहा खोल दिया। काका ने अपना कारण बताया। साझे की है तो क्या हुआ, तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो, सब दिन तो रघुनाथ की नाव पर झीलीर काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मजा मिलेगा? काका फिर भी चुप रहे तो रामकृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग चलें। अब काका फेर में पड़ गए। बचाव का कोई और उपाय ना सूझा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ,
लेकिन देखना ओंकार को पता ना चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा। खोल क्यों लावे? सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। रामकृपाल नाव खोलने चला, बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओंकार भी था। दुबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की है, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव के बीच से जैसे नदी के द्वीप बन जाते। सारी फसलें पानी में बह जाती, मवेशी चारा चरने के लिए तरफ जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती। किंतु गांव के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने 1.5 महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख झिलहिर बाढ़ की और परेशानियों को कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिर को निकलता तो दृश्य देखने ही बनता। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दुबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी से सभी डोंगी खेते जा रहे थे। आज इस उपन्यास का पहला भाग यही समाप्त कर रही हूँ। जल्दी मिलूंगी दूसरे भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।